बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने आज इस मोन्टाज के अंदर देखा डॉक्टर शहबाज गिल साहब पर लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के कुछ कारकुनान की जानिब से हमला किया गया, अंडे फेंके गए और स्याही फेंकी गई। इत्तलात के मुताबिक डॉक्टर साहब की आंख में इन्फेक्शन हुआ है और अब उसकी इमेजेस भी अवेलेबल हैं कि उन्होंने आंख में पट्टी बांधी हुई है। जो कुछ भी हुआ ये ना तो नया है लेकिन नहायत अफसोसनाक है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एक्ट है जो कि हमारी सियासत को ना सिर्फ एक बदनुमा दाग लगाता है बल्कि इसने हमारी सियासत के अंदर कोई अखलाकियात अगर बाकी रह गई थी तो वो भी बड़ी बड़ी तफसील से अब एरोड कर दी हैं। क्योंकि ये मामला शुरू हो गया है, इसकी बुनियाद रख दी गई थी, तो इसकी किस्त अब नई कोई ना कोई सामने आती रहेगी। इस पर बात करेंगे क्योंकि जितना काबिल मुजम्मत ये एक्ट है जो कि किया गया, उतनी ही काबिल मुजम्मत वो ज़बान है जो कि इसके नतीजे में डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस्तेमाल की। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, कुछ नया नहीं है। तारीखी तौर पर भी आपको बताएंगे कि ये जो कुछ हुआ है ये क्यों नया नहीं है और ये कहाँ होता रहा है। ये सियासी जमातों तक नहीं रहा, इसमें फॉर्मर डिक्टेटर्स भी शामिल हैं, बहुत मुख्तलिफ लीडरान भी शामिल है। इसने किसी को नहीं बख्शा, ना इसने इमरान खान साहब को बख्शा, ना इसने आसिफ जरदारी साहब को बख्शा, ना ही मियाँ नवाज शरीफ को बख्शा। ये ऐसा एक ट्रेंड है जिसने पाकिस्तान की सियासत को गंदा कर दिया है और इस गंदगी में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। इसके हवाले से डेफिनेटली बात होगी आज ही के प्रोग्राम में, अगले हिस्से के अंदर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक और बात जो कि आज हमारे सामने मौजूद है वो एक ऐसी सरप्राइजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि हुकूमत की जानिब से की गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मुअज़्ज़िज़ वफाकी वज़रा ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शफकत महमूद साहब मौजूद थे, शिबली फराज साहब, फवाद चौधरी साहब, तीनों सीनियर लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिसके बाद हुकूमत का ये अब ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आ गया है। और मौक़िफ़ क्या सामने आया है जरा सुन लीजिए। जब 2021 का इलेक्शन आया सेनेट का, तो बार बार हमने कोशिश की, हमने एक बिल लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए और एक रेफरेंस भी किया सुप्रीम कोर्ट को। हमने जाके इलेक्शन कमीशन को ये इस्तदा की कोई सिलसिला ऐसा हो जाए कि अगर जरूरत पड़े उसकी तहकीक की जा। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसका रिजल्ट ये निकला, सेनेट की सीट इस्लामाबाद की जिसमें इलेक्शन हुआ उसमें आपने देखा यूसुफ गिलानी जो है 169 वोट लेते हैं और तहरीक इंसाफ का नॉमिनी 164 लेता है। और उसके बाद जो खवातीन की सीट है उसमें 174 और 164 होता है। तो ये साफ जाहिर हो गया उसके अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस हुई। और उसके बाद जो वीडियो आए उसमें भी आपने देखा क्लियरली पैसे जो है वो उनकी बातचीत हो रही है। किसी को एतमाद नहीं रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। अगर वो कंप्लीट फेलियर हो गया है इलेक्शन कमीशन, उसका एक ही हल है, इलेक्शन कमीशन को बहसीयत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए। ये ख्वाहिश है वफाकी हुकूमत की कि इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। रिकॉर्ड के लिए ये इलेक्शन कमीशन, यानी जो आज इलेक्शन कमीशन मौजूद है, इसकी तश्कील तकरीबन 1 साल पहले मुकम्मल हुई 2020 जनवरी के अंदर। तकरीबन 1-1.5 महीना ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की असामी है ये खाली रही, 2 मेंबर्स भी थे। और फिर क्योंकि इसका एक आइनी प्रोसीजर है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस वो फैसला करते हैं। वहाँ अगर फैसला ना हो तो पार्लियामेंट्री कमेटी या पार्लियामेंट्री पैनल के पास ये मामला जाता है। और इस दफ़ा भी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये मामला गया, जिसके नतीजे में सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तैनाती हुई। याद रहे कि सिकंदर सुल्तान राजा जो कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो ऑपोजिशन के नॉमिनी थे ही नहीं, उनका नाम वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने प्रपोज किया था। आज ऐसा क्या हो गया है कि हुकूमत उनको हटाना चाहती है और उनसे डिमांड कर रही है भाई आप इस्तीफ़ा दे दें, जबकि कानूनी ऑप्शंस भी हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं दलीब अब्बास हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बहुत शुक्रिया आपका। अज़मा बुखारी साहिबा MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब भी हैं, शुक्रिया आपका। पलवशा खान साहिबा सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका भी बहुत शुक्रिया। दलीब साहब, यकीनी तौर पर क्योंकि डिमांड हुकूमत की है या ख्वाहिश हुकूमत की है कि इलेक्शन कमीशन
पूरा का पूरा इस्तीफ़ा दे दे और एक नई तश्कील हो, क्योंकि सियासी जमातों को एतराज़ है, ख़ास तौर पर वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है इस वक्त, और तहरीक इंसाफ का एतबार खो चुका है या एतमाद खो चुका है इलेक्शन कमीशन, लिहाजा वो मुस्ताफ़ी हो जाए। मैं इस पर ज़रूर आपसे सवाल भी करना चाहूँगा, क्योंकि इस पर सवाल बनता भी है, लेकिन ज़रा अपने व्यूअर्स की याद दहानी के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाते। मैं सिर्फ एक वफाक और हमारे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब इमरान खान का मौक़िफ़ सुनाता हूँ, अभी महीने डेढ़ दो पहले का, कि उनका इस इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या मौक़िफ़ था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। अब आप अगर ये समझे कि हर इदारे के ही आप खिलाफ हैं, आप फौज के खिलाफ अपनी तकरीरें करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकरीरें करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तकरीरें करते हैं, तो कोई इदारा तो सलामत रहने दे मुल्क में। अंदलीब अब्बास साहब, ये मौक़िफ़ है, अब ये तकरीबन समझे कि डेढ़ दो महीने पहले का मौक़िफ़ है। चलें, यकीनी तौर पर आपके पास वजूहात अपनी होंगी, लेकिन सवाल ये है कि आप इसको बहसियत एक कानूनी प्रोसीजर क्यों नहीं अडॉप्ट करते? हुकूमत के पास ऑप्शन है आपके नज़दीक, अगर इलेक्शन कमीशन अपनी अहमियत, अपनी इम्पार्शियलिटी खो चुका है, क्योंकि इल्ज़ाम आपने यही लगाया कि नहीं वो न्यूट्रल नहीं रहा, तो अगर न्यूट्रल नहीं रहा और आप न्यूट्रलिटी को चैलेंज कर रहे हैं तो आईनी तरीका मौजूद है, आप रेफरेंस दायर कर दीजिए मेंबरान के खिलाफ भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या अचीव करना चाह रहे हैं? क्योंकि आप तो इदारों की मजबूती चाहते हैं, अब आप ही अपने ही एक आईनी इदारे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दे। थोड़ी डिस्टॉर्टेड थी आवाज, लेकिन जो मुझे समझ आई जी, उसमें दो चीजें कि आप एक पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कल मैंने आपके प्रोग्राम को अच्छा कहा था और आपको कहा था कि आप अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं जी, तो मैं अपने हर प्रोग्राम को अच्छा कहूंगी और अच्छा कंडक्ट करना फर्ज है। अगर मैंने किसी प्रोग्राम जो ठीक नहीं है और आप अच्छा कंडक्ट नहीं कर सके, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया और उसको मैंने अगर क्रिटिसाइज कर दिया है बाद में, तो इसका मतलब है कि मैंने तो बिल्कुल जिसको कहते हैं सारे कवायद तोड़ दिए, जमहूरियत खतरे में आ गई, इंतकामी कार्रवाई कर ली। ये तो नहीं होता ना। जो चीज जब बेहतर होती है, जो फैसला बेहतर होता है आप उसको बेहतर कहते हैं, जो फैसला बेहतर नहीं होता वो नहीं होना चाहिए। जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, एक बड़ा सिंपल सा, हम तो इसकी डिस्कशन कर रहे थे कि जो अभी सेनेट इलेक्शन हुए, क्या सेनेट इलेक्शन से सारी पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम ये कह सकते हैं कि जी ये सेनेट इलेक्शंस जो थे ये फ्री, फेयर और इसके अंदर करप्शन प्रैक्टिसेस जो थी वो नहीं हुई? 22 करोड़ अगर आपको कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक है। आप मुझे छोड़े, आप जिसको मर्जी पूछे, ऑपोजिशन को पूछ ले, आप किसी को भी पूछ ले, लोगों को एतराज है। और दूसरी बात मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहना चाहती हूँ, आप ये देखिए कि एक कत्ल हुआ, कातिल कह रहे हैं हाँ जी मैंने किया, ठीक है, और वो उसको पकड़ने वाले इदारे हैं वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोई ऐसे तो होता रहता है, ये तुम्हारे नीचे आई नहीं। तो जो पकड़ने वाले इदारे हैं जिनका मेन मोटिव ये है कि आपने इन करप्ट प्रैक्टिसेस को, ऐसे जो कत्लेआम है जिसमें वोट को जिल्लत दो का पूरा एक, आपको अली गिलानी ने खुद आके कहा मैं उसको बता रहा था कि वोट को कैसे जाया करना है, खरीदो फरोख्त खाई जा रही थी, रेट लग रहे थे, मेला मवेशियां था, उसके बावजूद आप पे पिटिशन लेके जाते हैं, आप उस पिटिशन को अहमियत ही नहीं देते। और वो जो सुप्रीम कोर्ट का है कि 2218 के नीचे करप्ट प्रैक्टिसेस के बगैर हो, वो आप फेल हो जाते हैं। तो हम आपको क्या कहें कि माशाल्लाह आप इसी तरह अगले 20 साल काम करते रहें। अच्छा अंदलीब साहबा, आपने जो आर्गूमेंट पेश किया है, क्योंकि फॉर्चुनेटली मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप इस तरह के दलाइल हुकूमत की तरह कोई भी जमात देती है। मैं तो पहले भी अर्ज़ किया, अब भी ये कहूँगा अगर आप मेरी बात सुन पाएँ, कि आप इन पूरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दें। नंबर एक, आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में जो बात आई थी, जो कि आपके नज़दीक बाइंडिंग है, उसको नहीं माना, उसका भी कानूनी तरीका मौजूद है। आप इसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर कर दें सुप्रीम कोर्ट में कि इन्होंने आपकी दी हुई एडवाइस की कंटेम्प्ट की है, इन्होंने आपकी बात नहीं मानी। आप दोनों मामलात में कानूनी तरीका अपनाएं। ये
प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है कि नहीं आप इस्ताफी हो जाएं? भाई क्यों हो जाए? कोई आपसे ये पूछेगा ना भाई क्यों हो जाए, आप हमारे आपको काम से खुश नहीं है, आपके पास इख्तियार है आईनी, आप भेजें इनके खिलाफ रेफरेंस, इनको फारिग कराएं कानूनी तरीके से। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा भी टॉक शो क्या की आपने बात की, मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ। कोई इदारा बड़ा छोटा, क्योंकि असूल वही होता है, वो जरूरी नहीं कि अगर आप एक दफा उसको बुरा कह दिया या एक दफा आपने अच्छा कह दिया उसके बाद आपने उस पर बदलना नहीं। भाई परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो सारी दुनिया का असूल है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि जी आपने पहले रेफरेंस क्यों नहीं दायर किया। हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस हैं, ठीक है, हम बिल्कुल इनको, अगर हमें लगा कि जो निजाम है वो पाश हो रहा है तो हम बाकी ऑप्शंस पे भी जाएंगे। लेकिन हमने अवाम से आके, क्योंकि अवाम का मुतालबा था, वो वीडियोस जो हैं वो सारे 22 करोड़ अवाम जो है वो बार बार उसको देखते हैं और वो हमें मैसेजेस भेजते हैं कि ये करतूत इन इदारों की, कि जो मुजरिम है वो कह रहे हैं मैं मुजरिम हूं, मैं अली गिलानी हूं, मैंने वोट को जिल्लत 2 का सारा सिखाया है, मैंने सारी ट्रांजैक्शंस कराई हैं, मैंने हॉर्स ट्रेडिंग की है, और वो जनाब टस से मस नहीं हो रहे और कह रहे हैं आपके इलेक्शन कमीशन ने क्या किया आपके नॉलेज के मुताबिक? जो दरखास्त थी आपकी यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ उनके बेटे की वीडियो के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया उस पर, आपको क्या पता है? यही तो हमारा रोना है कि जी उस पे कुछ किया ही नहीं। नहीं अंदरीफ साहब, थोड़ा देखिए, मेरी अर्ज सुन ले, देखिए आप अपना नॉलेज थोड़ा सा इसमें इंप्रूव करवा लेना। देखिए इलेक्शन कमीशन ने उसे बाकायदा समाअत के लिए गालिबन 22 मार्च है रखा हुआ है, वो उन्होंने नोटिस भी कर दिए अली गिलानी को, यूसुफ रजा गिलानी को, सारों को, और वो बुलाएंगे अब और पूछेंगे, और गिलानी साहब हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाए उस चक्कर में। सॉरी आप माशाल्लाह बहुत ही वेल नोन और वेल रिसर्च्ड बंदे हैं, शायद हम भी जाहिल थोड़े बहुत जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ जिस दिन ये हुआ, नंबर 1 हमने कहा जी आप इलेक्शंस आगे करते हैं, उसके बाद हमने कहा नोटिफिकेशन रोकते हैं, दोनों चीजें नहीं की। अच्छा, अब जब उन्होंने नोटिफाई कर दिया, उन पे ठप्पे लगवा दिए, अपने आप को कहा जी हमने बड़े अच्छे इलेक्शंस किए हैं, तो अब खानापुरी के लिए बुलाएंगे ये, तो आप भी देख लेना। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये आंखों को चारने के लिए ये जो हरकतें करें। भाई अगर आपको एक मुझे बताएं, अली गिलानी आके एक कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कह रहा है जी मैं हूं, इससे पहले कि मैं और आपको कहा है मैं हूं, अच्छा उसे पूछा जा रहा है कि ये तो तुम वोट को जाया करने के लिए सिखा रहे हो, कह रहे जी हाँ वो तो मैं उनको कह रहा था ये वो। उसके बाद मुझे बताएं, कोई शक ही नहीं रह जाता, ठीक है, कोई शक ही नहीं। किसके लिए डिले किया? सिर्फ इसलिए डिले किया कि ये सारा प्रोसेस हो जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन। तो आपने पूरे प्रोसेस को करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर मेजर किया है। ओके जी, ठीक है, मुझे आपका आर्गुमेंट आ गया और आपका जो एतराज है वो भी बड़ा वैलिड तरीके से आ गया, बिल्कुल ठीक है। मैं You failed to prevent corruption. बिल्कुल ठीक है, मुझे दिलीप साहबा बसाद एहतराम, मुझे जरा थोड़ा आगे चल रहे हैं, मैं दोबारा आपके पास हाजिर होऊंगा। पलवशा खान साहबा, इलेक्शन को के ऊपर तो देखिए 2018 में इंतखाबात हुए, उसके बाद हर किसी ने इस्तीफे मांगे, आपने कहा जी इस्तीफे दे दें, शहबाज शरीफ साहब का एतराज़ मौजूद है, बिलावल साहब का मौजूद है। अगर आज हुकूमत ने भी कह दिया और उनके पास तो देखिए इतना वैलिड रीज़न है कि करप्ट प्रैक्टिस की गई और इलेक्शन कमीशन के कान पर जूं नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने मामले को तूल दी, डिले कर दिया और अब 22 को वो कहते हैं तो खानापुरी है, कुछ होगा ही नहीं। आप लोगों ने भी तो माजी में ये किया, आज आपको कैसे लग रहा है कि ये हमला हो गया है हुकूमत का इदारे के ऊपर? बहुत शुक्रिया मनी। देखिए अगर करप्ट प्रैक्टिसेस पे मुस्ताफी होने लगे तो सबसे पहले हुकूमत को मुस्ताफी होना चाहिए, सारी काबीना को मुस्ताफी होना चाहिए, क्योंकि जितनी रिकॉर्ड करप्ट प्रैक्टिसेस इस दौरे हुकूमत में हुई और खुल्लम खुल्ला हुई और फिर इन्होंने खुद उस पर कमिश्नें बनाई, रिपोर्ट्स आई और उसके बावजूद किसी के कान पे जूं ना रहेगी, तो फिर सबसे पहले तो इन्हें जो है इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए या अपनी काबीना समेत खुद जो है वो इस्तीफे दे देने चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये धौंस धांधली और दबाव जो है ये हर जगह नहीं चलता और हर वक्त भी नहीं चलता। कोई ऐसा वक्त भी होता है कि ये धौंस धांधली जो है उल्टी गले पड़ जाती है। आपको याद है कि जनरल मुशर्रफ ने इसी किस्म की धौंस धांधली इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ और अदलिया के साथ पंजा आजमाई की थी और फिर वो उनके कैसे गले पड़ी, मतलब पूरा जो है वो उनका किला जो है वो जमी बोस हो गया। अब बात यह है कि अगर इन्हें करप्ट प्रैक्टिसेस पे इतना एतराज है कि वो प्रिवेंट नहीं हुई,
तो एक छोटा सा एतराज ये भी करते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो आखिर यही इलेक्शन कमीशन है इतने सालों से चल रहा है, उसका कोई फैसला नहीं आया, उस पर तो कभी एतराज नहीं हुआ। मतलब अब आज अगर पे दर पे दरअसल जो कह रहे हैं ना कि हमारा यही रोना है, रोना ये नहीं है, रोना ये है कि पे दर पे अवामी जो इनका रद्द अमल आया है बाय इलेक्शंस में और डस्का के इलेक्शन में जो एक सारा जो तमाशा था वो खुल के कौम के सामने आ गया, यानी उसमें कोई इबाम की कभी कभी शकूक की गुंजाइश रह जाती है ना किसी एक्शन में, वो इस तरीके से हुआ कि वो खुल के आ गया। आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में, मैं अभी थोड़ी देर पहले आप ही के चैनल पे देख रही थी, जो जवाब जमा कराया है, उसके बाद बताइए पंजाब हुकूमत इंतजामिया इदारों पर जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं, तो ये बौखलाहट का नतीजा है। रोना वो था जो इस इलेक्शन के जो यूसुफ रजा गिलानी साहब जब सेनेट का इंतखाब जीते तो उसके फौरन बाद आके वजीर आजम साहब ने जो किया, जो जबान इस्तेमाल की, फिर कौम से खिताब में जो रोना किया, वो वाकई रोना था। और मैं ये समझती हूँ कि इस रोने का जो मामला है, ये इन चीजों से हल नहीं होगा कि आप धौंस और धांधली करें। ये मामलात जो है, इलेक्शन कमीशन भी रिजाइन कर जाए, यूसुफ रजा गिलानी भी रिजाइन कर जाए, सारी दुनिया रिजाइन कर जाए, लोग तो भूखे रहेंगे ना, लोग तो भूखे हैं। और आप एक करप्ट प्रैक्टिस की बात तब करें, करप्ट प्रैक्टिस वो थी जिन लोगों को आपने कहा कि हम उनके नाम जानते हैं, 16-17 लोग हैं जो लोग चोर हैं जिन्होंने अपनी अमानत बेची, ये इनका ही है ना, इनके काबीना के वजीर ने कहा, बड़े बाखबर वजीर ने कहा, वजीर आजम को पता है, और इन्होंने कहा वो चोर हैं, खाइन हैं। फिर उन्हीं लोगों से, चोर लोगों से आपने एतमाद का वोट कैसे लिया, उनके हाथ कैसे खड़े करवाए आपने अपने हक में? वो तो हाथ उनके साथ लगे ही नहीं होने चाहिए। अगर ये रियासत मदीना है तो कटे होने चाहिए थे सीधे हाथ सबके। अच्छा, नहीं वो करवा के आपने वोट ले लिया। नहीं, वो ऐसे हुकूमत गिर जानी थी ना, फिर किस तरीके से कहते हैं ऐसे तरीके। देखिए भाषणबाजी जो है ये वहां का, ये लेक्चर जो है ना, ये उस वक्त होता है बिल्कुल करामत के जब आपके हाथ बिल्कुल साफ। मैंने आपके शो में पहले भी बहुत दफा कहा है कि पहला पत्थर ही वो उठाएगा जो रियासत मदीना का असूल है, जिसके अपने हाथ जो है वो पाक होंगे गुनाह। अच्छा, नहीं, वो हुकूमत कहती है हमारे पाक है ना, इसीलिए तो उन्होंने पत्थर उठाया है। जी, वो इनकी नजर में तो सब पाक है ना, इनकी नजर में वो 16 लोग इधर वोट दें तो ना पाक है, उधर वोट दें तो वो पाक है, अच्छा, इधर दें तो हराम है। ठीक है, मुझे जरा ठीक है, मैं बसत एहतराम है जरा, क्योंकि ठीक है आपका भी आर्गुमेंट आ गया, लेकिन अज़मा बुखारी साहब, आप पीडीएम के कैंडिडेट थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वो सेनेटर देखिए मुंतखब भी हुए, सब कुछ आप सब ने किया, देखिए फेयरनेस की बात तो ये है ना कि वहां पर भी वो अपने वोटों से तो नहीं, वो भी पीटीआई के कुछ वोटों से वो उनकी जीत मुमकिन हुई। आप लोगों ने भी कोई फेयर प्ले तो नहीं किया? पता नहीं पैसे चलाए, पता नहीं धमकाया, पता नहीं क्या किया, किस तरीके से लालच देकर और वोट लिए गिलानी साहब के लिए। तो हुकूमत तो ठीक पीटती है कि भाई हम कहते थे ओपन करो बैलेट, आप मुखालफत करते थे, आप लोगों ने वही किया जो आपको मंजूर था, आप लोगों को फेवर कर रहा था, आपने वो किया, और आपने कोई करप्ट प्रैक्टिस की होगी जिसके नतीजे में गिलानी साहब सेनेटर बने। बहुत शुक्रिया। पहले तो बात यह है कि मुनीब, ये जो आज रोना पिटना आ रहा है ना दलीप बीबी को, जब ये खुद सेनेट का इलेक्शन लड़ रही थी, इनको 34 की बजाय 49 वोट मिले थे, ये रोना धोना तब डाल लेती, तब कहती है मेरी शक्ल देख के लोगों ने वोट डाल दिए थे। अब दूसरों की शक्लें जो है देख के को वोट डाल देते हो, उसके अंदर से खराबी नजर आती है। प्रॉब्लम ये है कि ये है सल्तनत इमरानिया, कि जिसमें बादशाह सलामत जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, सिर्फ वो होगा। तो प्रॉब्लम यह है कि जो इनकी बात ना माने उनका फिर ये हाल होता है, और ये इदारों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि ये जो वफाकी वज़रा की फौज आ जाती है ना बैठ के, वो आके जो है एक फौज सजा के, वो ठीक है होते होंगे हैवी वेट, लेकिन उनकी बातें जो है, उनके अंदर कानून और आइन जब तक नहीं है, उनकी हैवी वेट को हम कुछ नहीं समझते। और ये मुल्क जो है, ये खाला जी का घर नहीं है इनमें से किसी का, कि जैसे दिल चाहेगा, बैलेट सीक्रेट बैलेट नहीं है, हमारा दिल चाहा है, जब हमने ये सब करना था तब जो है वो सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए था, हमारे साथ होने वाला है, तो इसलिए जो है इसको जो है वो ओपन बैलेट कर लो, कानून में लिखा नहीं लिखा हमें फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे नहीं होता, ऐसे ये जो आपने खाला जी का घर समझ लिया ना, बराए मेहरबानी इसको ना समझे। दूसरा, अंजलि दीदी अभी कवायद और जमहूरियत पे जो है वो कह रही थी, बड़ी जो है वो, आप अगर सवाल उठाएं तो कवायद और जमहूरियत को जरूर लगती है, बिल्कुल लगती है। वो इस तरह लगती है प्यारी बहन कि ये जो टेन्योर पोस्ट है इलेक्शन कमीशन की, और इस टेन्योर की उनको जो है वो श्योरिटी हासिल है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो अपने हैवी वेट्स जो सो कॉल्ड किस्म के बिठा के
दूसरों को धमकियां लगवाने से बेहतर है कानूनी तरीकाकार इख्तियार करें। और एक और मशवरा है मेरा। पहला तो मशवरा ये है कि खुदा का वास्ता ये 22 करोड़ अवाम कहना छोड़ दें। मुझे नहीं पता, मुझे यकीन है कि आपके घर के लोग आपके साथ नहीं होंगे। आप पता नहीं 22 करोड़ अवाम को कहां लिए फिर रही है हर बात पे, जो उठता है 22 करोड़ अवाम, 22 करोड़ अवाम। और बीबी देखे तो सही, आपके साथ 22 करोड़ अवाम जो है वो आपने जो हाल कर दिया इस 22 करोड़ अवाम का, आपके साथ 22 लोग नहीं होंगे। वो कैबिनेट के अंदर जो है ना, वो भी पता नहीं कितने रह जाएंगे कितने नहीं होंगे। दूसरा मशवरा, आप इलेक्शन कमीशन को ना, मेरा बड़ा सिंसियर मशवरा है, एक टेस्ट केस दें। और वो टेस्ट केस ये दें कि जो आपने 14 लोग हमारे तोड़े थे या सजरानी साहब की अदम एतमाद आई थी, उनके नाम दे दें इलेक्शन कमीशन को। और जो आपके बिके हुए खाइन, पता नहीं क्या वो झूठे और जो भी वो लोग हैं जो सादिक और अमीनी के जो है वो उससे दूर हो गए हैं शरायत से, उनके नाम दे दें इलेक्शन कमीशन को। और उन्हें कहें कि जी ये है, अगर आप वाकई बड़े सच्चे हैं ना, अगर आपको ट्रांसपेरेंसी की बड़ी दर्द हो रही है, अगर आपको बड़ा ख्याल है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो सजा मिलनी चाहिए, तो अली हैदर बड़ा याद रहता है आपको। तो जो बाकी आपके लोग जिनको आप खुद बिकाऊ माल कहते हैं, वो उनके बारे में आपकी जबान से गुम हो जाती है, उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? अच्छा। उसके बारे में भी जो है वो जरा अखलाकी मॉरल ग्राउंड लेना जाके और जाके बताएं कि जी हम इनको खाइंस को और इनको झूठों को हम सादिक और अमीन अपने साथ नहीं बिठा सकते। वोट लेने के लिए सब ठीक होते हैं, वोट आपको जायज होता है। और 2018 के इलेक्शन में आरटीएस कैसे बंद हुआ था? ये खुद जो वोट चोर हैं, जो आए हैं ही वोट चोरी करके हैं, आरटीएस बंद करा के आए। हमें तो आज तक किसी ने, उस इलेक्शन कमीशन ने वो ये भी नहीं बताया कि आरटीएस किसने बंद कराया था, वो कैसे बंद हो गया था। ठीक है, 9 सीटें ज्यादा होने के बावजूद पंजाब हुकूमत इनकी कैसे बन गई थी? ये भी सवालात है ना, इलेक्शन कमीशन को ये भी देखनी चाहिए। अब जब अपने पेंडिंग केसेस आ गए हैं सिर पे, ठीक है, वो फैसल वादा हो, अब इनके पास जलने लग गए हैं। अच्छा, नहीं मुझे दिल्ली वो बेचारी चले, वो दोनों ने अपना मौकफ, आप ऑपोजिशन ने अपना केस बिल्ड किया है। मैं ब्रेक से पहले, मुझे बड़ा सख्ती से कहा जा रहा है, लेकिन दिलीप साहब आप जरा इसका जवाब दे दें। ये कहते हैं जी कि गिलानी साहब के बेटे की वीडियो भी दें, आप उन जो खाइन थे जिन्होंने अपना वोट बेचा, आपके साथ दगा किया, गिलानी साहब को जितवाया, उनके नाम भी दे दें, तो ये राजी हैं, गिलानी साहब भी डिस्क्वालीफाई हो, आप उन बंदों को भी जरा फारिग करवाएं फिर जिन्होंने चोरी करवाए हैं आपके वोट। मुनीब, सबसे पहले तो ये सही कह रही हैं। मतलब आप सोचें कि लाहौर का मीनारे पाकिस्तान का जलसा और इनका जो वहाँ जिसको कहते हैं ना तौबा इस्तग़फ़ार मजाक उड़ाया है लाहौर के लोगों ने, जो इनकी बेइज्जती हुई है, जो धुतकारे गए हैं ये, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर आए, सारी 11 जमातें मिलके 5000 बंदा ने इकट्ठा कर सकी और कहा कि इलेक्शन कमीशन रिजाइन करो, ये करो वो करो, एहतजाज किया। तो वहां बंदा नहीं इकट्ठा कर सके पूरे 11 जमातें। तो मुझे कह रही है कि जी आप 22 करोड़ ना किया करें, जिसने 4 दफा ऑपोजिशन में रहते हुए अकेली जमात ने 4 दफा मीनारे पाकिस्तान भरा है। वो बिलावल ठीक कहता है, बिलावल कहता है कि जी हम असेंबलियों के अंदर रहे तो अच्छी बात है। ये मरियम ने जो बेइज्जती पूरी पीडीएम की है लाहौर में, उसके बाद लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च और नो मार्च और यस मार्च और उसकी कोई वुक्कत ही नहीं रह जाती। तो इनकी औकात तो ये है कि जब तक के ये मौलाना के कंधों पे ना सवार हो, मौलाना के कंधों के ऊपर सवार ना हो, इनके पास 1000 बंदा इकट्ठा नहीं होता। सही है। मैं इनको 10 साल हो गए हैं, इनको मैं प्रोग्रामों में आके चैलेंज करती रही हूँ, आप मीनारे पाकिस्तान भर के दिखाएं, आप मीनारे पाकिस्तान भर के दिखाएं। जब भर के दिखाया तो वो पूरा आगे जो स्टेज के इर्द गिर्द एरिया वो भी नहीं भर सके। और ये फिर कहते हैं जी आप लोगों ने ड्रोन कैमरे यूं रखे और वो रखे। ये सारी बात जो है ये आपकी गुफ्तगू इतनी पुरअसर है कि पलवशा खान साहब ने तो सर पकड़ लिया है, वो मेरे ख्याल में इतना वो इन्फ्लुएंस में आ गई हैं आपकी। और मैंने कानों पे हाथ रख लिया। रखेंगे, सच सुनने की आदत ही थी, सारी उम्र उन्होंने झूठ बोला और झूठ सुना। उनकी जो लीडर है वो स्टार्ट हुई थी मेरी लंदन में, क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद उनके भाई जो है हमशीरा, ये उनकी प्रॉपर्टी है। तो वो शुरू हो जाए, ऑब्वियसली इट कम्स फ्रॉम द टॉप। तो बिल्कुल सही कह रही है, सच तो कड़वा होता है, बिल्कुल सच पे तो
सर पे और कानों पे हाथ रखना ठीक है जी। अच्छा, मुझे बड़े सख्ती से कहा जा रहा है ब्रेक। मैं ब्रेक से वापस आ रहा हूँ। करते हैं, मैंने अंदरीप साहब से पूछा था उन लोगों के नाम दे दें। उन्होंने तारीखी तौर पर याद करवा दिया सबको कि 2011 से लेकर अब तक कितनी दफ़ा उन्होंने जलसा गाह को भरा है और कितनी दफ़ा मुस्लिम लीग नून फेल हुई है मीनार पाकिस्तान को भरने से। मैं एक वापस लेते हैं ब्रेक में, और जो शहबाज गिल साहब के साथ आज हुआ, पाकिस्तानी सियासत के अंदर क्या होता रहा है, उस पर जरा बात करेंगे अपने मेहमानों से। साथ रहिए। डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ जो आज हुआ जी, वो नज़र आ रहा है, फुटेज के अंदर भी आपने देखा। लेकिन जिम्मेदारी ज़ाहिर बात है, जिन्होंने हमला किया वो तो मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे। अब अज़मा बुखारी साहबा, मैं परवेशा खान साहबा से भी लूँगा, हुकूमत का मौक़िफ़ भी इस पर आएगा। लेकिन सबसे पहले देखिए, एक मजम्मत वो होती है जो लगी लिपटी ना हो। आप मजम्मत जमात इसके ऊपर कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एज ए पार्टी कि ये बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, और आप इसको कंडेम करते हैं एट हाईएस्ट लेवल, और इस तरह का कोई भी जो काम है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से नहीं जुड़ता या वो ये उनके कहने पे नहीं हुआ, क्योंकि एक कंडेमनेशन आनी चाहिए जमात की तरफ से कि गलत हुआ है। देखिए, एक बात तो मैं पहले अपनी बहन की उसमें कर दूं कि इनके बेचारों के ना हवास इतने बास्ता हो चुके हैं कि अब मुझे याद कराना पड़ेगा कि मेरी प्यारी बहन ने ना एक दफा इतने बंदे इकट्ठे हुए थे कि इनको ना किसी गैर मुल्की एहतजाज की तस्वीर जो है वो ट्विटर पे पोस्ट करनी पड़ी। फिर उसके बाद जब लोगों ने बताया कि आपने फेक तस्वीर लगाई है तो मोहतरमा को शुक्रिया खानी। तो ये तो है, अब इस वक्त इनकी काम ही ये रह गया है कि ये जो है तस्वीरें जो है वो कॉपी पेस्ट करें या जो है वो कुर्सियां गिने कितनी है वो छोड़े, आप जो मर्जी कहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। गैर मुल्की मीडिया जो है ना, जिसके ऊपर पाबंदियां नहीं, जिसको टेलीफोन नहीं आते, उसने बता दिया था कितने लोग हैं, और आपके लिए तो खैर 500 काफी थे। लेकिन चले आ जाते हैं गिल साहब बड़ी बात के ऊपर। देखिए, मैंने उसके ऊपर फौरी तौर पर जो है बजाय इसके कि उन्होंने मेरे मरहूम वालिद के बारे में जो एक घटिया जबान इस्तेमाल की, मैं समझती हूँ और मैं अब भी मजम्मत करती हूँ, लेकिन गिल साहब ने अपनी वो तमाम जो उनको हमदर्दी मिल सकती थी वो उन्होंने जो किला के पुत्र ने जो जबान इस्तेमाल की, और उन्होंने, मैं समझती हूँ कि बाकी उसके फैमिली का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी जो जिलों की बरादरी है उसका सिर्फ जरूर शर्म से झुका दिया होगा। हार नजर आए ना, वो मामले कसूरी नजर आए ना, वो सियासतदान नजर आए। अगर इसी अपनी जबान को कंट्रोल कर लेते, अपनी तकलीफ का जो है थोड़ा सा मुजाहरा कम करते, तो उनको सबकी तरफ से हमदर्दी का वोट मिलता। और मैंने तो उसी वक्त फौरी तौर पर जो है वो मजम्मत भी की, और मैं बिल्कुल पिछली पेशी के ऊपर भी मैंने बिल्कुल कहा कि इनके सामने तजावुज़ करेंगे, आटा चीनी चोरी की बात करेंगे, लेकिन ये भी मैंने साथ कहा कि इनके साथ वो नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे साथ किया। हमारे जो अपोजिशन के रहनुमा बड़े, जिनमें से एक साबिक वफाकी वजीर दाखिला था, एक वजीर आजम था, वफाकी जो है 2 वफाकी वज़रा थे, उनकी पार्लियामेंट लॉजिस के एक मैदान में जहां वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो शहबाज गिल साहब के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह था, उनको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन रेड जोन के अंदर जब लेडी हेल्थ विजिटर्स आए, जब टीचर्स आए, वहां लेडी हेल्थ विजिटर्स गई, असातिज़ा गए, पिम्स के लोग गए, क्लर्क गए, उनके साथ क्या हुआ? उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उनके ऊपर आंसू गैस की गई, और ये वो आपके पास फुटेज मौजूद है, वो जियो ने ब्रेक की थी, जिसमें ये लोग खड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे और वहां से बकायदा भेजा गया। फिर शहबाज गिल साहब की ट्वीट देखिए उस दिन के बाद, उन्होंने इसके ऊपर खूब तेल डाला, जो मैंने आज कहा भी कि अगर शहबाज गिल साहब ने उस दिन मुजम्मत कर ली होती, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की होती, किसी तरफ भी हो, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी अब नहीं हो सकता कि एक साइड से अब बदतमीजी और ये दहशतगर्दी और दादागिरी होती रहे और दूसरी साइड जो है वो हमेशा मजलूम जो है बन के जाए। आई एम सॉरी, ऐसे नहीं होगा और ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्विकली दिलीप साहब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए, फिर मैं परवेशा साहब से लेता हूं। देखिए, बहुत ही काबिल मजम्मत ये सब है, लेकिन मैं उस चीज का अफसोस मुझे डबल है। ये आपस में वर्कर्स में ये चीजें, ये तो एक चीज कंडेमेबल है और नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे कंडेमेबल है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कहते हैं कि ये एक बात करेंगे, हम 10 थप्पड़ लगाएंगे और मैं लगाऊंगा, मैं पहाड़िया हूं, मैं मारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और ये वही एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने खड़े होकर असेंबली में 2 MNAs के वालिदैन को गालियां निकाली थी, वालिद को, और आपने ये अपने प्रोग्राम में बताया था। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था? तो इनकी सारी टॉप लीडरशिप जो है, जब टॉप लीडरशिप करे कि हम गालियां भी निकालेंगे और एक थप्पड़ आएगा, किसी का भी
हम 10 थप्पड़ मारेंगे, आपको इनका लेवल, इनकी मेंटालिटी और इनका गुल्लू बटनेस जाहिर हो जाती है। ठीक, पलवशा साहिबा प्लीज, आप ये हुआ तो बड़ा गलत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी जगह जाके तो ब्रेक लगनी चाहिए ऐसी चीजों पे। देखिए, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी, गंद है और मैं गंद पे कमेंट नहीं करी, लेकिन मैं सिर्फ अंदलीब साहिबा को एक बात बताना चाहती हूँ कि बिलावल कहता नहीं है, बिलावल साहब एक आधी सदी पे मुहीत पार्टी के चेयरमैन है। ये जब आइंदा से बात करें तो ये जरा देख के करें, क्यों बिलावल को ये ना समझे कि जैसे ये अपनी पार्टी के लोगों से बात करती हैं। और मैं अगर इमरान न्याजी साहब चौके छक्के पे सवार होकर इधर लैंड कर ही गए हैं वजीर आजम हाउस पे, तो हम उनके ओहदे का ख्याल करते हुए, क्योंकि वो ओहदा पाकिस्तान के वजीर आजम का ओहदा है, हम उन्हें आप कह के बुलाते हैं। तो अगर आइंदा ये इस किस्म की बात करेंगी तो फिर हमारी भी जबानों को जो है वो कोई ऐसी कदगा नहीं है कि हम उसी तरह इमरान न्याजी और वही अल्फाज इस्तेमाल करें कि जो ये कर रही है। लिहाजा आइंदा से जब बैठे तो ये इंश्योर करें कि ये जरा तमीज और तहजीब के दायरे में रह के बात करें। बिलावल कहता नहीं, बिलावल साहब कहते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। जो अपनी इनकी तहजीब है वो घर में रखा करें, उसको लाके टीवियों पे इस तरह गंदगी ना फैलाया करें। और बाकी जो भी गंदगी हुई, मैंने आपको कहा गंदगी है, उस गंदगी की कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन इस गंदगी को यहाँ खत्म होना चाहिए। इस गंदगी के मौजद ये तहरीके इंसाफ है और इन्होंने जो बीज बोए हैं, आज जो फसल जो है पक के तैयार खड़ी है। अब इसको यहाँ कैसे कंटेन करना है, ये सबसे पहले इनका काम है, और उसके बाद अपनी अपनी जमातों को कैसे कंट्रोल करना है वो हम देख लेंगे। ठीक, मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, दलीब अब्बास साहिबा, कारी साहिबा का और पलवशा खान साहिबा का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जो आज बदतमीजी देखने को मिली आपको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर शहबाज गिल साहब के साथ। तारीखी पहलू है उसका, दिलचस्प बात है और आप हैरान होंगे पाकिस्तान की सियासत में होता क्या रहा है पिछले 10-12 सालों में, ख़ास तौर पर उससे पहले भी, लेकिन 10-12 सालों की कुछ इंटरेस्टिंग साइन पोस्ट हम आपको दिखाएंगे। बदकिस्मत है लेकिन मौजूद है, क्योंकि तारीख का हिस्सा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। डॉक्टर शहबाज गिल के साथ आज लाहौर हाई कोर्ट में जो हुआ यकीनी तौर पर काबिल मुज़म्मत है। हमने पहले भी आपको ये फुटेज दिखाई, अब भी आप ये फुटेज देख रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब एक केस के सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में आज पेश हुए। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने उनके साथ ये किया। कुछ खवातीन वर्कर्स थी मुस्लिम लीग नून की जिन्होंने जूते उठाए हुए थे और वो बज़िद थी इस बात पर, बाद में भी कह रही थी कि वो ये हमला या ये इस तरह के जो हमले हैं वो करती रहेंगी, बेशक उन्हें जेल भी जाना पड़े। जो हुआ वो नहायत काबिल मुज़म्मत है, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था ये मामला स्टार्ट हो चुका है। इस्लामाबाद में जो मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान हैं, जो रहनुमा उनके साथ हुआ, शायद हकान अब्बासी साहब हों, मुसद्दिक मलिक साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, इन तमाम लोगों के साथ जो इस्लामाबाद में हुआ, मरियम औरंगज़ेब साहबा जो कि खातून है, बाइज़्ज़त खातून है, मोतबर खातून है, पाकिस्तान की जो एक सॉफ्ट इमेज है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो इन्हीं ख़वातीन की से है। अगर उनके साथ वहाँ पर मैन हैंडलिंग होती है, उनको मैन हैंडल किया जाता है, बदतमीज़ी की जाती है और कोई सियासी जमात आकर उसको एज अ सियासी जमात कंडेम नहीं करती और ये नहीं कहती कि इस तरह का रवैया बहुत अफसोसनाक है, तो फिर ऐसे रवैये एक जमात दूसरी जमात को रेप्लिकेट करती है, वही कुछ रिपीट होता है और ये सिलसिला रुकता नहीं है, ये फिर चलता जाता है। आज शहबाज गिल साहब के साथ हुआ है, कल खुदा ना खास्ता मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा के साथ दोबारा हो सकता है, पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के साथ दोबारा हो सकता है। अब अफसोसनाक बात यह है कि इसके हवाले से कोई वाज़ेह कंडेमनेशन आती नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि somebody has to stop it somewhere, ये कोई नहीं कहता और कोई सेंस प्रिवेल नहीं करती। तारीखी तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले आप तकरीबन 10-12 सालों का अगर अहाता करें तो कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो कि आपको नज़र आएंगे। जैसे 9 अप्रैल 2008 को मरहूम शेर न्याजी साहब के साथ एक वाक़या पेश आया। वकला ने उन्हें ज़दोकोब किया, मारा पीटा। इस हमले में न्याजी साहब उस वक्त ज़ख्मी भी हुए थे। फिर अहमद रज़ा कसूरी साहब है, उनके साथ 2007 के अंदर 25 सितंबर 2007 के अंदर उनके साथ वाक़या पेश आया। वकला मूवमेंट के दौरान उनके साथ एक साथी वकील ने उनके मुंह पर काला स्प्रे कर दिया था। ये बदकिस्मत वाक़या ये भी पाकिस्तान के अंदर हुआ। इमरान खान साहब के साथ बजाते खुद 2007 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, बाकायदा तौर पर उन्हें भी वहाँ पर मैन हैंडल किया गया।
अरबाब गुलाम रहीम साहब जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, उनके साथ क्या हुआ, उनको भी थप्पड़ मारा गया, जूता फेंका गया, ये सब कुछ उनके साथ हुआ। आसिफ जरदारी साहब के साथ इंग्लैंड के अंदर वो मौजूद थे। 7 अगस्त 2010 को आसिफ जरदारी साहब के एक दौरे के अंदर, एक तकरीब के में वो खिताब कर रहे थे और सामने बैठे एक शख्स ने उन पर जूता फेंक दिया था। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ 6 फरवरी 2011 को एक वाक़या पेश आया। सिंध हाई कोर्ट में उनकी पेशी हुई और उस पेशी के मौका पर परवेज़ मुशर्रफ साहब पर जूता फेंका गया था। ये मामला यहाँ रुकता नहीं है। परवेज़ रशीद साहब के साथ आप देखिए 1 मार्च 2016 को नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक तहरीक चल रही थी और कराची एयरपोर्ट पर परवेज़ रशीद साहब को जूता मारा गया, उन्हें धमकियाँ दी गईं। रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने शेख रशीद साहब को 2017 के अंदर उन पर जूता फेंका गया। अलबत्ता वो शख्स की कोई कहा जाता है सियासी वाबस्तगी नहीं थी। एहसन इकबाल साहब के साथ एक दफ़ा तो ये हुआ कि उनके ऊपर बाकायदा तौर पर अटैम्प्ट की गई, उन्हें गोली मारी गई, लेकिन जो कि उनके फॉर्चुनेटली उनके बाजू पर लगी थी। लेकिन 24 फरवरी 2018 को नारोवाल में कैंपेन के दौरान एहसन इकबाल साहब के ऊपर जूता फेंका गया। और इसी तरह पीटीआई के एक एमपीए थे अरबाब जहांदाद खान साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस तरह बलदेव कुमार के साथ उनका रवैया रहा, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वो कमोशन आपको देखने में नज़र आता है, एक लड़ाई देखने में नज़र आती है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के साथ 11 मार्च 2018 को वो लाहौर में जामिया नईमिया में मौजूद थे, तो नवाज शरीफ साहब को एक तकरीब में जूता उनके ऊपर फेंका गया। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ ठीक अगले ही रोज़ 12 मार्च 2018 को उनके चेहरे पर स्याही फेंकी गई। और अगर आप देखें कि 14 मार्च 2018 को इसी इंतखाबी मुहिम में जवाबन इमरान खान साहब के जलसे में भी उन पर जूता फेंका गया, क्योंकि ये मामला चल पड़ा था तो फिर रुकता कहाँ। इसी तरह मुसद्दिक मलिक साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इनके साथ इसी माह मार्च 2021 के अंदर जो इस्लामाबाद में हुआ वो भी आप देख सकते हैं। किस तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा को धक्कम पेल उनके साथ हुई, मैन हैंडल किया गया और इवेंचुअली आप देखिए कि फिर आज शहबाज गिल साहब के साथ हुआ। सो ये ऐसा रवैया है जिसके ऊपर किसी ना किसी जगह जाकर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इसी तरह होता रहा और कोई वाज़े मजम्मत सामने ना आई और किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये बेशक हमारे कारकुनों ने किया है पर जुल्म किया है, गलत किया है और इसे नहीं करना चाहिए और हमारी पार्टी इसको बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं करती, इसको पैटर्नाइज नहीं करती, तो ये मामला शायद किसी जगह रुक सके। अगर इस तरह की मिली जुली मजम्मतें आती रहीं तो फिर ये रुझान भी मिला जुला ही रहेगा और शायद आगे भी चलता रहे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।